जनता का एक और सवाल, आपकी सरकार बन गई, अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर रहा है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है जी। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिल्कुल केजरीवाल जी जब आए बिल्कुल तब कहे कि झोला था, अब कह रहे हैं जी हम क्या करें जी, सारी समस्या तो उधर थी। छोड़िए, तो अब आप छोड़िए, आप हमसे ही पूछिए। हाँ, आप कैसे बदल दोगे? कैसे बदल देंगे? तो पहली बात की जो भी बदलने का रास्ता है, जो भी वादे हैं, जो भी आगे का प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, मैं उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से आप पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए, पिछले 30-32 सालों में 1990 के बाद बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहां से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है, मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के जमाने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने यहां से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपको लोन न मिले तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे? अगर आपको लोन न मिले तो क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। तो जो पूंजी की उपलब्धता है वो सबसे जरूरी है। तो जो हम लोग बना रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। 15 साल से 45-50 साल के लोगों को, जिनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको आप पूंजी उपलब्ध कराओ ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। जैसे इसके लिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया। और अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाब्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में। आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे, जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहाँ जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे। वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी एंटरप्रेन्योर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहाँ भी काट रहा है।
बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा एंटरप्रेन्योर बन के होता है। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग घर काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक है। अब मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100% और बिहार में घर कब बनेगा? पुराने जमाने में, हाँ। हम लोग के पिताजी के टाइम में, उनके जनरेशन में घर कैसे बनता था? आपने 2 साल पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, 4 कमरे बनवाए, फिर लिंटर करवाया, फिर पैसा आया तो 2 कमरे और बनवाए। अब क्या है, आप जाते हैं बैंक में, आपको 50 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर पूरा बनाते हैं। दैट अगर उतने घर बन रहे हैं तो उतना ज़्यादा सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जिनको मैंने साथ में जोड़ा है, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है कि अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ट्रू, फैक्चुअल। मुझे ये बात समझ में भी आ रही जो आप बता रहे हो, मुझे समझ रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में एक बहुत मासूम सा सवाल आ रहा है जो शायद बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा कि ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? इसलिए नहीं समझा क्या पाए, पार्टी में बड़े पद पर थे? नहीं, बड़े पद पे नहीं थे। मैं नीतीश जी की सरकार 15 में बनी, सब मैं ही कर रहा था। हाँ। इसलिए नहीं कर पाए कि नीतीश जी जिस विचारधारा से आते हैं उनके लिए पूंजी जो है वो टैबू है। बिहार को जिन लोगों ने चलाया है, ये समाजवाद के नाम पर, इनके लिए पूंजी, कैपिटल, कैपिटलिस्ट, वेल्थ क्रिएशन इटसेल्फ इज ए टैबू। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ विदाउट थिंकिंग अबाउट कि अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो समानता समाज में लाने के 2 तरीके, जो ऊपर है नीचे वाले को ऊपर खींच के सबको बराबर किया जा सकता है। तो बिहार में ये जो डिस्टॉर्टेड सोशलिज्म है, इसमें एक नई तरह की व्यवस्था बनाई गई। इसमें इन नेताओं ने तय किया कि सबको नीचे ला दो, तो बन गया समता मूलक समाज। बिहार में पहले, मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ बिहार में, हम लोग के यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन हर प्रखंड में, जिले में आप लोगों से पूछिएगा, 1-2 विद्यालय ऐसे थे जहाँ आप पढ़िएगा, पटना कॉलेज आ गए, पटना साइंस कॉलेज आ गए तो आपका जीवन बन जाएगा। नेतरहाट यहाँ ही पर बिहार में था, जहाँ से 1500 से ज़्यादा IAS IPS एक स्कूल से निकले हैं। नोबा का एसोसिएशन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर किसी एक स्कूल से आए होंगे वो नेतरहाट बिहार का स्कूल है। लेकिन ये जब ये नई समाजवादी समतामूलक व्यवस्था बनी तो इसमें नीतीश कुमार ने क्या किया कि शिक्षा को समतामूलक बनाने के चक्कर में हर गांव में इन्होंने विद्यालय खोल दिए, विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए। नतीजा क्या हुआ? स्टेट के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि उतनी बड़ी व्यवस्था को सपोर्ट करे, तो जहाँ भवन बना वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ सब है वहाँ पढ़ाई नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जहाँ सब है वहाँ पढ़ाई नहीं है। आप साइंस कॉलेज में चलिए, CB रमन ने वहाँ आकर लिखा है फिजिक्स के लैब में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब आई हैव सीन एट दिस लेवल ऑफ कॉलेज एनीवेयर इन ईस्ट एशिया। उस साइंस कॉलेज में लोग कहते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक का क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। कोई कहेगा कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। मेरा उनको सवाल होता है कि भाई खिचड़ी तो 6वीं क्लास तक बट रही है, 7वें 8वें क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? नियोजित शिक्षक तो स्कूल में पढ़ा रहा है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल में समाज और सरकार दोनों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। सही बात है। जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है बिहार में, वो सिर्फ सरकारी अनुदान और कुछ सहायता बांटने का केंद्र बन गए हैं। तो यहाँ बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल गणित के तो टीचर यहाँ है ही नहीं। ठीक बात। और समाज ने भी इसको ऐसे मान लिया और सरकार ने भी इनका इस्तेमाल कैसे शुरू किया। जितने शिक्षक हैं इनसे कभी आप स्वच्छता अभियान चलवा रहे हो, कभी इनसे वोटर बनवा रहे हो, कभी इनसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, नीतीश कुमार उससे कभी शराबबंदी का काम करवा रहे हैं। तो ठीक बात। ये जिस दिन समाज और सरकार की प्राथमिकता, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार में टोटल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और 50 बच्चा भी यहां से पढ़कर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बात नहीं आप कह रहे